लेकिन अब तो डोनाल्ड ट्रंप पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि अमेरिकी सीनेट का कहना है कि उनको तो भरोसे में नहीं लिया गया, उनको तो बताया नहीं गया इस तरह के एयर स्ट्राइक के बारे में। और खबर तो ये है कि एयरफोर्स को, अमेरिकी एयरफोर्स को सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया था इन एयर स्ट्राइक्स का। देखिए, अमेरिकन सेनेट, अमेरिकन कांग्रेस को एक तरह से बाईपास ही करते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जब टैरिफ भी लगाया था, टैरिफ भी इलीगली है। डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो कोई भी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। भारत के खिलाफ भी उन्होंने 50% टैरिफ लगाया, उसके खिलाफ भी अमेरिकन जो कांग्रेस है वहां पर बिल पेश हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात है, ये सब चीजों के लिए रिपील करने के लिए कार्रवाई होगी, वहां पे डिस्कशन होगा, अपने हिसाब से काम होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे के उन्होंने इमीडिएट स्ट्राइक करा दिया और सारे जो ऑफिशियल लेवल जो प्रोटोकॉल्स है उसको बाईपास भी किया है। अब अमेरिकन कांग्रेस इसको कैसे लेगी हमें नहीं मालूम। कैसे, अगर इसको अमेरिकन विक्ट्री के जैसे प्रोजेक्शन किया जाता है अमेरिका के अंदर, तो अमेरिकन कांग्रेस भी कुछ नहीं कर पाएगी। और सेकंड, आप ये देखिए कि जितनी भी अमेरिकन कंपनीज हैं उनको वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, तो ये सारे अमेरिकन कंपनीज क्या करेंगे, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जितने भी लॉ मेकर्स हैं उनको पैसा देके खरीद लेंगे, लॉबिंग करके खरीद लेंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक तरह से अमेरिकन विक्ट्री, अमेरिकन ट्रायम्फ, अमेरिकन इंटरवेंशन, ये डेमोक्रेसी, ये सब वर्ड्स यूज करके जस्टिफाई किया जाएगा। और वहां पर एक डेमोक्रेटिक रेजिम को इंस्टॉल करेंगे और उसमें भी बोलेंगे कि हमने नोबेल पीस प्राइज विनर को इंस्टॉल किया है। तो ये एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक प्लान है। देखिए, भले ही हम कुछ भी बोले डोनाल्ड ट्रंप को, बड़बड़ते बहुत हैं, बातें भी बहुत करते हैं, हम उनको कुछ भी बोल रहे हैं, पर इन्होंने एक तरह से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक डिसीव किया है सब लोगों को। इवन चाइना को भी उन्होंने एक तरह से मात दे दी है। और रशिया भी देखिए सिर्फ बोलता रह गया कि हम अपने दोस्त को छोड़ेंगे नहीं। अब दोस्त ही नहीं रहा ना, उधर से दोस्त को ही उठा के लेके चले गए। अब करेगा क्या रशिया? और रशिया को तो उन्होंने उलझा के रखा है यूक्रेन वॉर के अंदर। अब रशिया अपनी फोर्सेस वेनेजुएला नहीं भेज सकता, और वहां पर अमेरिका ने एक तरह से बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री उन्होंने हासिल कर लिया है। लेकिन आप ये सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो पीस की बात करते हैं, यूक्रेन रशिया वॉर को खत्म करने के लिए, देखिए कैसे काम करे। मतलब इसका ये हुआ कि वो नूरा कुश्ती है, सिर्फ पोस्टरिंग है। एक तरफ आप यूक्रेन वॉर को रोक नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ एक नया वॉर शुरू कर दिया। वेनेजुएला पर हमला करने के बाद आपको लगता है कि बात यहीं थम जाएगी? अगर रूस और चाइना सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं अमेरिका को कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो आपको लगता है कि अगले कुछ घंटे बड़े क्रूशियल होने वाले हैं? क्योंकि अब तो मादुरो को पकड़कर वेनेजुएला से बाहर ले गई है अमेरिकी फोर्सेस। देखिए, मदुरो को भागने का एक मौका भी नहीं मिला। और अभी जिस हिसाब से ताइवान के अंदर एक नया फ्रंट खुल रहा है, जो लाइटली फ्रंट खुल रहा है, और रशिया ऑलरेडी एक तरह से यूक्रेन के अंदर इन्वॉल्व है, दोनों नहीं चाहेंगे कि अपनी वो सोर्सेस, अपने जो रिसोर्सेस है वेनेजुएला के ऊपर एक तरह से खर्च करें। बातचीत करना इजी है। और आप ये भी देखिए कितने महीनों से घेराबंदी कर रखा है। तब चाइना और रशिया ने अपने वॉरशिप्स क्यों नहीं भेजे, रशिया ने अपने सबमरीन क्यों नहीं भेजे, चाइना ने अपने सबमरीन क्यों नहीं भेजे? कहीं ना कहीं ये सिर्फ पोस्टरिंग है, इसका कुछ निकलने वाला नहीं है। इट इज अ क्लियर कट अमेरिकन विक्ट्री। और आप ये देखेंगे वो मारिया कोरिना मचाडो, जो वहां की ऑपोजिशन लीडर है, उनको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अभी 2-3 घंटे में ही उनको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। देखिए, सुबह होते होते वेनेजुएला को नया राष्ट्रपति भी मिल जाएगा। रिजीम चेंज के लिए जाने जाती है अमेरिका, सीआईए, डीप स्टेट, ये उसी का ही नमूना है। मैंने हमेशा बोला है कि अमेरिका को हल्के में मत लीजिए। अमेरिका जो है बहुत आगे की सोचता है, और उनका जो सॉफ्ट पावर्स एंड लीवर्स है वो बहुत हद तक जाता है। और ये एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है कि अमेरिका जब बोलता है और करना है वो करके रहेगा। अमेरिका के 800 मिलिट्री बेसेस है अक्रॉस द वर्ल्ड। आप सोचिए, 203 कंट्री है वर्ल्ड में, 800 मिलिट्री बेसेस। ये कोई शो पीसेस के लिए नहीं है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है अमेरिकन पावर को, अमेरिकन रेस्पॉन्स को, अमेरिकन इंटरवेंशन को। तो कोई भी देश के अंदर रेजिम चेंज करवा सकते हैं, और बाकी देश सिर्फ उनको एक तरह से सिर्फ धमकी दे सकते हैं, वार्न कर सकते हैं। अमेरिका स्विफ्ट रिएक्शन कर सकता है। जिस तरह ये अमेरिका को करना भी जरूरी था,
क्योंकि सब जगह अमेरिका की जग हसाई हो रही थी। जिस हिसाब से अमेरिका अ, अफगानिस्तान से छोड़ के भागा था, लोग उसको एक तरह से डेप्रिशिएटिंग पावर बोल रहे थे। पर मैंने भी उस समय बोला था, बार-बार बोल रहा हूँ कि वो एक एक तरह से स्ट्रेटेजिक रिट्रीट था। अमेरिका को एक तरह से माइंडलेस वॉर में नहीं जाना, उसको अपना ऑब्जेक्टिव चाहिए। जहां पर रिसोर्सेज रहेंगे, वहां जहां पर चोक पॉइंट्स होंगे, अमेरिका वहां पर अपनी शक्ति केंद्रित करना चाहता है और इस हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहता है। रिसोर्सेस और फिर शिपिंग रूट्स के ऊपर अपनी पकड़ बना रहा है। इसके लिए तो पनामा कैनाल भी चाइनीज कंपनी से उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। ये इसी रीजन है। और एक और आप ये देखिए, वेनेजुएला के अंदर कुछ ही घंटों के अंदर एक नई राष्ट्रपति आ जाएगी और उसको डेमोक्रेसी आइकन के जैसे प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन ये मैसेज क्या है ईरान के लिए, तेहरान के लिए, खमेनी के लिए भी डरने वाली बात है क्या? देखिए, ईरान के लिए भी डरने की बात है और एक है पाकिस्तान के लिए भी डरने की बात है, क्योंकि कल बलूचिस्तान के जो लीडर है मीर यार बलोच, उन्होंने भारत को बोल दिया कि चाइनीज ट्रूप बलूचिस्तान में आ सकती है। और कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि भारत को सपोर्ट करने के लिए। ये एक चीज वार्निंग है म्यांमार के लिए भी, ये वार्निंग है। इवन जितनी भी रिजीम्स है जो चाइना और रशिया के साथ है, उधर सब जगह रेजिम चेंज करवाया जाएगा। आप ये देख लीजिए, जहां पर भी रशिया के पास, जैसे सीरिया में देख लीजिए, सीरिया के अंदर भी असद रजीम को भागना पड़ा। और अब नया जो फ्रंट खुलने वाला है वो ईरान होने वाला है। ईरान और बर्मा, वहां पर म्यांमार, वहां पर भी सत्ता परिवर्तन की आशंका है, ये मुझे लग रहा है। अभी तो जिस तरह से ईरान ने कहा है कि यूएन चार्टर का सीधे सीधे उल्लंघन है, उसके नियमों का उल्लंघन है, जिस तरह से वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक किया गया है, और यूएन में भी एक नए सिरे से बहस छिड़ गई है। यूएन ने भी इसकी निंदा की, लेकिन निंदा करने से क्या होगा? अमेरिका की दादागिरी के सामने तो कोई नहीं मुंह खोलता ना। देखिए, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई भी एक तरह से टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, तब यूएन क्या कर पाया बताइए। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स है, जिनके ऊपर दारोमदार है कि वर्ल्ड पीस बना के रखे, वही ओपनली फ्लाउट कर रहे हैं यूएन के रेजोल्यूशंस। तो किसी को नहीं बोल सकते। अमेरिका ने भी किया है, अमेरिका ने भी इराक के ऊपर इन्वेशन किया है, लिबिया पे इन्वेशन किया है, वो यूएन प्रोटोकॉल्स को तोड़ के ही किया है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। कल चाइना भी क्या करेगा, उसको समझ में आएगा मेरे को ताइवान पे इन्वेशन करना है, वो अपनी मर्जी से करेगा। वो बोलेगा कि जब तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। रशिया ने भी वही किया यूक्रेन के साथ। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक नया केओस चालू हो चुका है। और इसमें अमेरिका ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि मैं चाहता हूं जिधर भी रेजिम चेंज कराना है, मैं इमीडिएटली ओवरनाइट 2 या 3 घंटे में कर सकता हूं। आपको महीनों लग जाएंगे, साल भी लग सकते हैं। हम जब चाहें अपनी मर्जी से कुछ घंटों के अंदर हम पूरा प्लान एग्जीक्यूशन में कर सकते हैं। दिस इज द मैसेज अमेरिका इज सेंडिंग टू द वर्ल्ड।